हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शुभ पाठशाला। आज हम एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट का सेकंड पार्ट बना रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट पार्ट मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है पहले वो फर्स्ट पार्ट देख ले, फिर सेकंड पार्ट देखें, क्योंकि ये उसका आगे का प्रोसेस है। तो हम देख रहे हैं कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन होता क्या है, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने एग्रीगेट डिमांड के बारे में बता रखा है, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बताया है। आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, जिससे आपका जैसे 28 को एग्ज़ाम है, उससे पहले ही कम से कम मैं 26 तक इस सिलेबस को ख़त्म कर सकूं किसी भी तरह से। तो अभी 2 दिन है, 2 दिन में किसी भी तरह से हम इस सिलेबस को ख़त्म करेंगे। तो हाँ, आज थोड़ी वीडियो लंबी होगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कंजप्शन फंक्शन होता क्या है। तो देखिए सिंपली कंजप्शन फंक्शन क्या होता है कि भाई कंजप्शन फंक्शन रेफर टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड नेशनल इनकम। तो कंजप्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई जो नेशनल इनकम है और कंजप्शन के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम कंजप्शन फंक्शन कहते हैं। और इसको इक्वेशन के रूप में कैसे लिखा जाता है, C = F और Y। यहाँ F से मतलब फंक्शन से है, C मतलब कंजप्शन और Y मतलब इनकम। तो इनके बीच में जो फंक्शनल जो रिलेशन होता है उसी को हम कंजप्शन फंक्शन कहते हैं। अब ये फंक्शनल रिलेशन क्या होता है, इसको हम एक शेड्यूल से समझ लेते हैं। तो देखिए शेड्यूल बना लेते हैं। तो सिंपली पहले हम y बना लेंगे। तो y क्या है, 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या है कंजप्शन। कंजप्शन मैंने जब एग्रीगेट डिमांड बताया था आप सबको, तो कंजप्शन आप सबको मैंने उसका शेड्यूल बनाना सिखाया था। बिल्कुल वही शेड्यूल रखेंगे हम कि भाई 40, 120, 200, 280, 360 और 440 और 520। अब आप इसमें देखिए फंक्शनल रिलेशनशिप क्या है या क्या इनके बीच में फंक्शन है कि देखिए सिंपल सा है कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे ही आपकी क्या है कंजप्शन भी इंक्रीज हो रही है। और देखिए यहाँ पर देखिए शुरू में क्या है कि जब इनकम आपकी 0 है तो कंजप्शन आपके 40 है। तो इसको हम ऑटोनमस कंजप्शन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ऑटोनमस कंजप्शन। अब आपकी इनकम 0 है और कंजप्शन 40 है, तो सिंपल है कि आपको सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ कंज्यूम करना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर इनकम 0 होती है तब भी क्या होता है, हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। इसलिए कंजप्शन जो है वो कभी 0 नहीं होता, ये ध्यान रखना, कंजप्शन कभी 0 नहीं होता। अब इसको एक डायग्राम पे देख लेते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो देखिए इनकम तो 0 हो जाती है। देखिए ये हो गया आपका इनकम। ठीक है, y ये 45 डिग्री पे है, यहाँ पर इनकम लिख लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं कंजप्शन। ठीक है, ये हमने कंजप्शन लिख लिया। ठीक, अब देखिए कंजप्शन का जरा डायग्राम बना लेते हैं। इसमें इनकम के साथ का रिलेशन है। तो ये हो गया आपका कंजप्शन। ठीक, ये जो पॉइंट है ये वो सिचुएशन है जहां पर इनकम और कंजप्शन क्या है, 0 होती। इनकम और कंजप्शन जो है इक्वल होता है, मतलब कि जितना आप इनकम कर रहे हो उतना आप कंज्यूम कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सेविंग आपकी क्या है, 0 है। ठीक है, सेविंग क्या है, 0 है। अच्छा, इससे पहले अगर बात की जाए, इसको अगर मैं E पॉइंट रख दूं या B पॉइंट रख देता हूं, B पॉइंट क्यों रखा भी बताऊंगा, B पॉइंट रख देता हूं, तो B से पहले जो है इसे हम डिस सेविंग कहते हैं। ठीक है, डिस सेविंग कहते हैं, मतलब कोई सेविंग नहीं हो रही है। वो इस सिचुएशन को बताता है, इस सिचुएशन को कि आपकी इनकम जो है कम है और कंजप्शन जो है वो ज़्यादा है। अच्छा, जहां पर ये दोनों आपस में काट रहे हैं, 2 लाइनें काटती हैं आपस में, इंटरसेक्ट करती हैं, तो क्या होता है, आपस में बराबर होती हैं। तो मतलब यहाँ पर y = C है। इसे ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे C = Y होता है और S क्या होता है, 0 होता है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन करेंगे इसके, तो क्या होगा कि कई बार लिखा आएगा कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट पे कंजप्शन इतना है। तो अगर ये लिखा गया कि ब्रेक इवन पॉइंट पे कंजप्शन इतना है तो मतलब y उसके इक्वल होगा। तो y इक्वल आप रख के कंजप्शन आप रखेंगे तो कई बार इनकम निकालना आएगा, तो इसलिए आप इनकम निकाल लेंगे। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि सेविंग जो है क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है। अब इसके बाद B पॉइंट के बाद जो सिचुएशन आती है वो क्या होती है, भाई इनकम आपकी ज़्यादा हो जाती है और कंजप्शन आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे कंजप्शन तो इंक्रीज होती है, पर उतनी इंक्रीज नहीं होती जितनी इनकम जो है इंक्रीज होती है। हम कुछ ना कुछ सेविंग भी करना शुरू कर देते हैं।
अब मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट लिख रखा है जो आपको ऑब्जर्व करना है इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्या दे रखा है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजप्शन। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजप्शन का मतलब यहाँ पर ये है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजप्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। इसका मतलब ये है, जैसे मैं बता चुका हूँ कि कंजप्शन कभी जीरो नहीं होता, और ये जो गैप है इसको हम सी बार से मतलब ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं, ठीक है, ये जो गैप है। उसके बाद देखिए स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व भाई अपवर्ड होता है। अपवर्ड क्यों होता है, क्योंकि इनकम और कंजप्शन के बीच में क्या है, रिलेशन पॉजिटिव होता है। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। अब कुल मिलाकर कंजप्शन फंक्शन, कंजप्शन क्या हो गया, सी बार प्लस बी वाई, मतलब ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस में बी वाई, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला भी आप सबके सामने बन के आ गया। अभी बी क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी बता देता हूँ। मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम होता है। अब मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम क्या होता है इसके बाद ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आप सब उतार लीजिए, फिर हम मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम देख लेते हैं क्या होता है, और एवरेज प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम क्या होता है ये भी देखेंगे। तो आप सब इसको उतार लीजिए। तो चलिए समझ लेते हैं भाई एपीसी क्या होता है, एमपीसी क्या होता है, एवरेज प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम। मैंने इन दोनों को इस तरह से लिख दिया है इसलिए क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, मैं दोनों को फटाफट जल्दी जल्दी यहाँ पर समझा दूंगा जिससे आप सबको इजीली समझ में भी आ जाए और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना बने। तो देखिए सबसे पहले है एवरेज प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम क्या होता है। तो देखिए क्या है कि द रेशियो ऑफ द कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। सिंपल से लैंग्वेज में कहा जाए तो जो कंजप्शन है और जो इनकम है उसके रेशो को हम क्या कहते हैं, एपीसी कहते हैं, एवरेज प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम। अब इसको हम क्या करेंगे, एक शेड्यूल से समझ लेते हैं, आप सबको इजीली समझ में आ जाएगा। शेड्यूल फिर से हम वही रखेंगे, मैंने पहले ही कहा था शुरू में कि इस शेड्यूल को आप सब याद कर लेंगे तो आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही शेड्यूल हर जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शेड्यूल वही रखेंगे, ये हमने वाई रख लिया और ये हमने सी रख लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम एपीसी देख लेते हैं, एपीसी कैसे निकलता है। तो देखिए सबसे पहले हमने ये रखा 0, 100, 200, 300, 400 और 500, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम कंजप्शन रख लेते हैं भाई 40, 120, 200 और 280 और यहाँ पर हम लिखेंगे 360 और यहाँ पर 440, ठीक है। तो अब जरा एपीसी निकालते हैं। हमने कहा था रेशो का मतलब क्या होता है, मैं आपस में रख के इसको हमें डिवाइड करना है। सिंपल सी बात है, एपीसी क्या हो गया, एपीसी हो गया सी बाय वाई, ठीक है, यही रेशो होता है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम सी को वाई से डिवाइड करेंगे 0 से तो क्या आएगा, नॉन डिफाइंड आएगा, कोई रिजल्ट नहीं आता। जब हम किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉन डिफाइंड आता है, कोई रिजल्ट नहीं आता। ये चीज ध्यान रखना, ज्यादातर बच्चे 0 लिख देते हैं, 0 नहीं होता है, नॉन डिफाइंड होता है, कोई रिजल्ट नहीं आता है। उसके बाद देखिए 120 डिवाइड बाय 100 आ गया 1.2, 200 डिवाइड बाय 200 आ गया 1 और 280 डिवाइड बाय 300 आ गया 0.93, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 360 डिवाइड बाय 400, 0 से 0 कट गया, ठीक। तो उसके बाद आ जाएगा 0.92 कुछ, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया आपका एपीसी। अब इसको देखिए, ऑब्जर्व करो कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहली चीज तो एपीसी जो है ये 1 से ज्यादा भी होती है, 1.2 है तो मतलब 1 से ज्यादा भी होती है। दूसरी एपीसी 1 भी हो सकती है, तीसरा 1 से कम होता है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब एमपीसी देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो 1 से कम भी होता है। और सबसे मेन पॉइंट आप ध्यान दो कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एपीसी जो है वो कम हो रहा है, एपीसी जो है कम हो रहा है। एपीसी कम होने का रीजन क्या है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है कहीं ना कहीं वो सेविंग करना शुरू कर देते हैं। फ्यूचर की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं और या फ्यूचर के लिए जो है लोग क्या करते हैं, सेविंग करना शुरू कर देते हैं। जब सेविंग करना शुरू कर देते हैं तो कंजप्शन की क्या होती है, कम होने लग जाती है, उस लेवल की कंजप्शन नहीं रहती है। तो इसलिए क्या है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है एपीसी क्या है, कम हो रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एमपीसी की। तो एमपीसी देखो क्या कहता है, ठीक है, द रेशो ऑफ चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम। अब यहां पर वर्ड यूज हुआ है चेंज, ठीक है।
तो कंजप्शन में जो चेंज होता है और इनकम में जो चेंज होता है उसके रेशो को हम क्या कहते हैं, एमपीसी। कंजप्शन में जो चेंज होगा और इनकम में जो चेंज होगा उसके जो चेंज आएगा उनके रेशो को हम क्या कहते हैं, एमपीसी कहते हैं। लेकिन जब एपीसी की बात आई थी तो यहाँ चेंज की बात नहीं है, जितना आपने कंज्यूम किया और जितना आपकी इनकम है उनके रेशो को हम क्या कहते हैं, एपीसी कहते हैं। अभी आप डिफरेंस समझ जाएंगे, शेड्यूल से देख लीजिए। शेड्यूल फिर हम यही रखेंगे भाई, वाई और ये हो गया आपका कंजप्शन, 0, 100, 200, 300, 400, 500 तक हमने ले लिया। उसके बाद कंजप्शन की बात करूं तो हमने 40 लिया था, 120, 200 और 280, 360 और 440। अब देखिए एमपीसी निकालते हैं, एमपीसी। देखिए आप सबको इजीली एमपीसी निकालना भी आ जाएगा। किस तरह से एमपीसी निकालते हैं तो देखिए, पहले क्या है कि भाई चेंज की बात की गई है तो पहले तो हम कोई चेंज नहीं मानेंगे, ये हो गया। उसका देखिए यहाँ चेंज कितना है, 0 से 100, 100 का आया इनकम में चेंज, और यहाँ पर कितना चेंज आया, 80 का। भाई 40 से 120 हो गया तो 80 का चेंज आया तो क्या हो गया, 0.8 हो गया। यहाँ पर फिर 100 का चेंज आया है और यहाँ पर फिर 80 का चेंज आया है, 0.8, 100, 0.8, 80 और 0.8, क्योंकि हमने यहाँ पर डिफरेंस जो है 80 का ले रखा है और यहाँ पर 100 का ले रखा है, तो सब में 0.8 का ही एमपीसी आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेन मुद्दा ये है, ये समझना है कि जो एमपीसी होता है वो हमेशा 1 से कम होता है, ठीक है, और 1 से ज्यादा कभी भी नहीं होता है एमपीसी, ठीक है, तो 1 से कम होता है, ठीक। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है। दूसरी बात, एक चीज और ऑब्जर्व करने वाली बात है कि जो पुअर लोग होते हैं उनकी एमपीसी जो है ज्यादा होती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई रिच या पुअर में से एमपीसी किसकी ज्यादा होगी, तो ज्यादातर बच्चे जो हैं रिच की कर देते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा तो ज्यादा खर्चा करते हैं। ऐसा नहीं होता है, जो पुअर लोग हैं उनकी एमपीसी ज्यादा होती है रेदर देन रिच से, ठीक है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है क्योंकि जब पुअर लोगों की जब इनकम इंक्रीज होती है तो वो अपने इनकम का ज्यादा पोर्शन जो है खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें अभी नेसेसरी चीजें चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं जो नेसेसरी है उनके लिए। तो जैसे जैसे उनकी इनकम इंक्रीज होती है तो वो अपने इंक्रीज हुई इनकम का ज्यादातर पैसा खर्च करते हैं। अभी वो सेविंग बहुत कम करते हैं या नहीं करते हैं। वहीं पे जो रिच होते हैं, जब उनकी इनकम इंक्रीज होती है तो क्योंकि वो सारी फैसिलिटी उनको मिल चुकी है, काफी कुछ चीजें सेटिस्फाई हो चुका है, तो इसलिए बढ़ी हुई इनकम का ज्यादातर पोर्शन वो सेव करना पसंद करते हैं, ना कि खर्च करना पसंद करते हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो सारा मूल मंत्र तो इसी चीज पे टिका हुआ है कि कितना आप खर्चा कर रहे हो, जो भी इनकम चेंज हुआ है, ठीक है। तो पुअर लोग जो होते हैं ज्यादा खर्च करते हैं और जो रिच होते हैं वो कम खर्च करते हैं। इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि मान लिया किसी का 1000 रुपीज जो है, कोई पुअर है उसकी 1000 रुपीज जो है इनकम थी और वो 1000 में से 800 जो है या 1000 का 1000 खर्च कर देता था, ठीक है। अब उसकी 1500 जो है इनकम हो जाती है और वो क्या करता है, 1500 में से अब 1400 खर्च कर देता है। तो अब क्या हुआ भाई, इसके चेंज कितना आया, 400 का कंजप्शन में चेंज आया और 500 का इसमें चेंज आया, ठीक है। ये काट दो तो 0.8 इनका क्या आ गया, एमपीसी आ गया पुअर की। अब वहीं अब रिच की बात करें, अब हम रिच की बात करें तो रिच की मान लीजिए 1 लाख सैलरी थी, ठीक है, 1 लाख सैलरी थी, ये हमने मान लिया और उसमें से वो 80,000 जो है खर्च कर रहा था, ठीक है। अब उसकी 1,50,000 हो गई, ठीक, 1,50,000 हो गई। अब उसने क्या करा कि 1,20,000 खर्च करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो भाई इसमें देखिए 1 लाख कर लेते हैं, 1,10,000 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या हो गया कि भाई यहाँ इसने चेंज कितना आया, 30,000 का चेंज आया, यहाँ पर 50,000 का चेंज आया, ठीक है। सबको काटने के बाद आप देखो 0.7 के करीब, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जो रिच लोग होते हैं उनकी एमपीसी जो है वो क्या होती है, कम होती है पुअर की। अब बता चुका हूं, क्योंकि जो पुअर होते हैं वो अपने इनकम की ज्यादा जो है, जितना भी चेंज होता है, इनकम इंक्रीज होता है, उन्हें ज्यादा खर्च करना पड़ता है, सेविंग कम करते हैं, ठीक है। चलिए अभी तो ये आप सब उतार लीजिए, अगला टॉपिक इसके बाद देखते हैं हम क्या है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेविंग फंक्शन, ठीक है। तो सेविंग फंक्शन क्या होता है, बिल्कुल
जैसे आप सबका जो है कंजप्शन फंक्शन था, बिल्कुल उसी तरह से है कि भाई सेविंग फंक्शन रेफर टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। इनकम और सेविंग के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसको हम सेविंग फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है इक्वेशन है, एफ मतलब फंक्शन है, वाई मतलब इनकम और एस मतलब सेविंग। ठीक है, तो इनके बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप क्या होता है इसको हम जो है शेड्यूल से समझ लेंगे। और मैंने फिर से कहा कि शेड्यूल बिल्कुल वही रहेगा, आप एक ही शेड्यूल से इस पूरे चैप्टर को निपटा सकते हैं, तो बिल्कुल वही रहेगा शेड्यूल। देखिए मैं कंजप्शन से सेविंग निकालूंगा वाई, और यहां मैंने कंजप्शन लिख दिया 0, 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, कंजप्शन हम लेते हैं 40, 120, 200, 280, 360 और 440, ये हम कंजप्शन लेते हैं। अब देखिए सेविंग क्या होता है, पहले देखिए वाई क्या होता है, वाई इक्वल टू सी प्लस एस होता है। भाई आप इनकम को कंज्यूम करते हैं और सेविंग करते हैं, सीधी सी बात है, जितना कंज्यूम हो जाता है कंज्यूम हो गया, उसका बाद जो बच गया वो सेविंग हो गया। तो S क्या होगा, S होगा Y में से आप C माइनस कर दो, S आ गया, तो कंजप्शन Y में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। तो इसको इसमें से माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, आपसे कम सबके सामने S आ जाएगा। तो जब हमने 0 में से 40 माइनस करा तो -40, -20, 0, 20, 40, 60। ठीक है, अब जरा शेड्यूल को हम जरा ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद कर्व बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए कि भाई सेविंग जो है माइनस में होता है, माइनस में भी हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब ऑटोनोमस कंजप्शन, जहां पर ऑटोनोमस कंजप्शन होगा वहां पर तो सेविंग माइनस में ही होगा, क्योंकि ऑटोनोमस कंजप्शन क्या है कि वो कंजप्शन है कि जो आप जीरो लेवल ऑफ इनकम पे करते हैं, जब आपकी कोई इनकम नहीं है और आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि आप सब किस तरह से कंज्यूम कर सकते हो, आपकी कोई इनकम नहीं है तो या तो आपने जो पीछे सेविंग कर रखा है उसको निकाल के कंज्यूम करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास अभी नौकरी नहीं है, पहले कभी पास्ट में थी तो आपने कुछ सेविंग कर रखा था, ठीक है, उसको निकाल के करोगे तो ये सेविंग माइनस में जा रही है ना। उसका मतलब या तो आप वेल्थ बेचोगे या आप लोन लोगे, लोन लेते हो तो भी सेविंग माइनस में ही माना जाएगा, क्योंकि आपको बाद में उसको सेव करके फिर क्या करना है, चुकाना है। ठीक है, तो इसलिए ये सेविंग जो है माइनस में भी होती है। ठीक, दूसरी चीज ये देखना है कि भाई ये जो सेविंग है वो इस लेवल पे जीरो होता है, इसी को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। जब मैंने कंजप्शन फंक्शन समझाया था तो मैंने बताया था ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहां पर कंजप्शन और इनकम बराबर होता है और वहां सेविंग जीरो होता है, तो यही है क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद देखिए सेविंग क्या होता है, पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, मतलब इनकम का वो लेवल पहुंच चुका है जहां पर जो कंज्यूमर है कुछ ना कुछ बचाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहां पर उसने कुछ ना कुछ बचाना शुरू कर दिया है। तो चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम बिल्कुल सिंपल सा है, देखिए जरा, बिल्कुल ये इनकम यहां पर लिखना है, ये इनकम हो गया और ये सेविंग हो गया। ठीक है, यहां पर सेविंग हो गया और डायग्राम बिल्कुल इस तरह से जाता है, ये हो गया सेविंग। ठीक, अब इसके नीचे जो है, जो इसके नीचे एक कंडीशन दिखाई दे रहा है वो माइनस वाली सेविंग है, ये वाली सेविंग है, और ये जो पॉइंट जहां पर ये काट रहा है इसी को ही हम जीरो कहते हैं। एस इक्वल टू यहाँ पर जीरो है, इसी को ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इसी को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर बात की जाए तो ये जब ऊपर जा रहा है मतलब आय, जो तुम्हारी इनकम है, इनकम जो है यहाँ पर जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है सेविंग बढ़नी शुरू हो गई, मतलब सेविंग जो है पॉजिटिव आने शुरू हो गई। तो अब आप देखिए जो माइनस में जा रहा है तो ये क्या शो कर रहा है, आपका ऑटोनोमस कंजप्शन शो कर रहा है। तो ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है, माइनस में होता है, सेविंग में तो माइनस में होगा ना, सेविंग फंक्शन में माइनस में होगा। ठीक है, ऑटोनोमस कंजप्शन। दूसरी बात प्लस बी वाई। ठीक है, बी वाई यहाँ पर एमपीएस को बता रहा है, हमने एमपीसी समझ लिया था, अभी एमपीएस समझेंगे, बिल्कुल उसी तरह से है। तो यहाँ पर एमपीएस बता रहा है, एमपीएस क्या बता रहा है कि जैसे जैसे आपकी इनकम हो रही है तो आपकी कितनी सेव हो रही है, मतलब कि आपके इनकम के साथ आपकी सेविंग का क्या रिलेशन है। ठीक, तो ये बता रहा है यहाँ पर। तो ये आपका सेविंग फंक्शन का एक इक्वेशन बन गया, आपका जो प्रैक्टिकल आएगा तो वहां पर आपको ये यूज करना होगा, बिल्कुल सिंपल है। तो आप सब इसको जो है उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपकी इच्छा हो। हम इसके बाद इसके भी प्रोपेंसिटी देख लेते हैं, सेविंग प्रोपेंसिटी जो है एमपीएस और एपीएस। तो चलिए एपीएस और एमपीएस देख लेते हैं, दोनों ही सेविंग है, बिल्कुल उसी तरह से जब हमने एमपीसी और एपीसी सीखा था, बिल्कुल उसी तरह से है, कोई चेंज नहीं है ज़्यादा कुछ। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से डेफिनेशन भी है, इसमें सेविंग का यूज हुआ है, वहाँ कंजप्शन का यूज हुआ था, बस इतना सा है कि द रेशो ऑफ सेविंग टू दी
कोरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, तो सेविंग और जो आपकी कोरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम है उसके रेशो को क्या कहते हैं हम, सेविंग एपीएस कहते हैं। ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। एपीएस का फॉर्मूला क्या हो गया, रेशो मतलब S/Y। ठीक है, अब इसको बिल्कुल उसी शेड्यूल से हम बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं कि भाई हमने क्या करा, यहाँ पर Y लिख लिया और यहाँ पर कंजप्शन लिख लिया, यहाँ पर सेविंग लिख लिया और यहाँ एपीएस लिख लिया। ठीक है, अच्छा इससे तुम्हारे प्रैक्टिकल भी क्लियर हो रहा है किस तरह से हम एपीएस निकालते हैं। तो देखिए 0, 100, 200, 300, 400, 500 हमने ले लिया। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद हमने कंजप्शन जो है लिया था 40, 120, 200, 280, 360 और 440। ठीक है, सेविंग क्या हो गया हमारा, जरा देखिए सेविंग की बात करें तो सेविंग -40, -20, 0, 20, 40, 60। ठीक है, अब जरा हम एपीएस में रेशो क्या करना है, सेविंग और इसका रखना है। तो इसको रखेंगे 0 के नीचे, तो नॉन डिफाइंड ही आएगा, 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉन डिफाइंड आएगा। अब -120 डिवाइड बाय 100 तो क्या हो जाएगा, -0.02 हो जाएगा। ठीक है, माइनस उसके बाद देखिए 0 को डिवाइड करेंगे हम 200 से तो 0 आएगा। ठीक है भाई, 0 डिवाइड बाय 200। अच्छा, जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉन डिफाइंड आता है, लेकिन अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉन डिफाइंड, लेकिन हम 0 को डिवाइड करते हैं किसी डिजिट से तो 0 आता है। उसके बाद देखिए भाई 20 है, 20 को 300 से डिवाइड करेंगे तो ये इससे ये कट गया। उसके बाद पॉइंट लगाकर एक 0 और बढ़ा लिया, 0, उसके बाद एक 0 और। ठीक है, तो 0.9 कुछ समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, सबसे पहली बात तो इसमें क्या क्या चीजें देखनी है कि भाई एपीएस जो है वो माइनस में भी आता है। दूसरी बात, एपीएस जो है 0 भी हो सकता है। ठीक है, और क्या है कि जो है एपीएस जो है जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो हमने क्या देखा था कि भाई हमारी जो एमपीसी थी है ना, एपीसी थी, वो क्या हो रहा था कि इंक्रीज हो रहा था ना। ठीक है, जैसे इनकम बढ़ रही थी पर उतने लेवल पे इंक्रीज नहीं हो रहा था। तो इसका कारण क्या है कि जैसे इनकम बढ़ती है हम सेविंग करना शुरू कर देते हैं, ज्यादा हम सेविंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसलिए जो है एपीएस जो है वो जैसे इनकम बढ़ती है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एमपीएस की। तो एमपीएस क्या है, बिल्कुल उसी तरह से है कि भाई द रेशो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन टोटल इनकम। तो जो से टोटल इनकम के कारण, जो हमारे टोटल इनकम में चेंज आया है उसके कारण जो हमारे सेविंग में चेंज आया है उसको हम क्या कहते हैं भाई, एमपीएस कहते हैं। बिल्कुल यही शेड्यूल रखेंगे, इसी शेड्यूल से समझेंगे। देखिए वाई हम रखेंगे 0 और 100, 200, 300, 400। ठीक, उसके बाद कंजप्शन हमने 40, 120, 200 और 280 और 440 रख लिया। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद सेविंग -40, -20, 0, 20 और 40। ठीक, अब देखिए एमपीएस। ठीक, तो पहले तो कोई चेंज नहीं माना जाएगा, यहाँ नो चेंज। अब देखिए यहाँ 100 का चेंज आया है और यहाँ पर देखिए कितने का चेंज आया है, 20 का आया है। ठीक, तो आ गया 0.2। अच्छा, यहाँ पर भी 100 का चेंज आया है और यहाँ फिर से 20, 0.2। ठीक है, 0.2 क्योंकि मैंने 20 का ही चेंज ले रखा है इसलिए 0.2 ही आएगा यहाँ पर। ठीक, तो अब इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें ये ऑब्जर्व करना है कि जो एमपीएस होता है वो ना तो 1 होता है ना ही माइनस में आता है। ठीक है, हमेशा 1 से कम होता है और क्या है ये माइनस में नहीं आता, पॉजिटिव में रहता है। अच्छा, मैंने जब आप सबसे एमपीसी की बात की थी तो मैंने कहा था कि भाई एमपीसी क्या होती है, जो पुअर होते हैं उनकी ज्यादा होती है। ठीक है, जो पुअर होते हैं उनकी ज्यादा होती है। तो सिंपल सी बात है, तो एमपीएस क्या होगा, उनकी कम होगी, रिच की एमपीएस ज्यादा होगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर एमपीएस जो है पुअर की जो है कम हो जाएगी, क्योंकि वो सेव ही नहीं कर पाएंगे। जब सेव ही नहीं कर पाएंगे तो उनकी एमपीएस कम होगी।
ठीक है, उनके क्योंकि उनके एमपीसी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन एमपीएस जो है वो रिच की ज़्यादा होगी और एमपीसी रिच की कम होती है। तो ये आप सबका क्या है, एपीएस हो गया और एमपीएस हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, आप सब इसको उतार लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, सिंपली इन्वेस्टमेंट फंक्शन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप भाई कैपिटल एडिशन में कितना खर्चा कर रहे हो, उसको इन्वेस्टमेंट फंक्शन कहते हैं। देखिए अब डेफिनेशन के देखते हैं क्या है। इन्वेस्टमेंट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स। ठीक है, आप न्यू कैपिटल एसेट्स को क्रिएट करने के लिए आप कितना जो है एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फंक्शन है। अब इन्वेस्टमेंट जो है दो टाइप का होता है, एक होता है इंड्यूस और एक होता है ऑटोनोमस। ठीक है, एक होता है इंड्यूस और एक होता है ऑटोनोमस। तो पहले हम इंड्यूस देख लेते हैं। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट रेफर टू द इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड ऑन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन एंड इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम लेवल। ठीक है, तो क्या है कि भाई इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो होता है जो प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन और जो इनकम लेवल होता है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि इनकम जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे ही आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हो, या प्रॉफिट की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो क्या होता है, आप इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हो। तो इसका देखिए जरा डायग्राम कैसे होता है, बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ पर इनकम है और यहाँ इन्वेस्टमेंट है या इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है। ठीक, तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप का होता है, ये वाई और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, इसका डायग्राम इस टाइप का होता है। जरा इसको देखें कैसे। मान लीजिए भाई इन्वेस्टमेंट इतना है और इनकम इतना है। ठीक है, यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट है और ये इनकम है। उसके बाद देखिए आपकी इनकम अगर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, इनकम इंक्रीज हो गई तो क्या हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक, ये आई और ये I1 और ये वाई और ये Y1। ठीक है, तो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट भी आपका इंक्रीज हो गया। तो यही जो है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। तो इसका इनकम के साथ रिलेशन होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्योंकि जब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हम पढ़ेंगे तो क्या देखेंगे कि उसका इनकम के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। तो अभी आप इसको उतार लीजिए, मैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बारे में लिख देता हूँ। तो देखिए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये देख लेते हैं। तो सिंपली जैसे हमने इंड्यूस इन्वेस्टमेंट पढ़ा था, जस्ट उसके अपोजिट है कि भाई इस पे इनकम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और ये फ्यूचर में प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन का भी इस पे कोई जो है इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब कि सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए कि जो ये इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल फिक्स रहता है, वहीं को वहीं रहता है। क्योंकि जब इस पे इनकम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका कोई मोटिव नहीं है कि भाई प्रॉफिट अगर इंक्रीज हो रही है तो हम इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएं, ऐसा कुछ है नहीं। तो क्या होगा, फिक्स का फिक्स रहेगा। जरा डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रेफर टू द इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम एंड इट्स नॉट इंड्यूस स्लोली बाय द प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव से भी इस पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, अब इसका जरा डायग्राम देख लेते हैं सिंपली। देखिए शेड्यूल बना लेता हूं तो ज़्यादा आसान होगा आप सबके लिए। तो जैसे मान लीजिए इनकम है आपके लिए 0, 100, 200, 300, 400, ये आपकी इनकम है और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये Y और ये I, 40, 40, 40, 40, 40। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से फिक्स है। तो अगर फिक्स है तो सिंपल है कि ये क्या होगा कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा ये इन्वेस्टमेंट। ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर इनकम लिख लीजिए, इनकम के किसी भी लेवल पे क्या है, ये 40 का 40 ही है और ये Y हो गया। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट या आप ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक, तो बिल्कुल ही सिंपली ये जो है इसका डायग्राम है। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि किन चीज़ों से इन्वेस्टमेंट पे फर्क पड़ता है, किन चीज़ों से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा या कम होती है। तो यहाँ पर दो मेन जो है इसके पॉइंट है। सबसे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, MEI क्या होता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो सिंपली जो
कोई इन्वेस्ट करता है तो वो फ्यूचर की रिटर्न्स देखता है, उसकी रिटर्न्स की कितनी रेट है। तो सीधी सी बात है, जब आपको फ्यूचर में ये लगेगा कि किसी चीज़ में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो लोग जो होते हैं उस चीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। सिंपल है कि भाई आप ये जानते हैं कि फ्यूचर में इस चीज़ का रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलेगा तो लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और आपको पता है कि अगर रिटर्न बहुत कम मिलेगा तो क्या करेंगे कि लोग उसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, कम करेंगे। वहीं दूसरा जो है इसका कंपोनेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये भी डिटरमिनेंट्स होता है इन्वेस्टमेंट का। डिटरमिनेंट्स मतलब फिर से वही कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये भी निर्धारित करता है, ये भी बताता है कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना नहीं होगा। सिंपल है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो इन्वेस्टमेंट मार्केट में ज़्यादा होता है। लोग लोन लेकर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि लोन लेकर अगर इन्वेस्ट करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो सिंपली उसको वो ईजिली वापस कर सकते हैं, उसी से ही उन्हीं के जो इन्वेस्ट किया उसी के रिटर्न से वो उसकी जो है आपका जो भी लोन लिया होगा उसको वापस कर सकते हैं। वहीं पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बहुत ज़्यादा होती है तो क्या होता है, लोग लोन लेना पसंद नहीं करते हैं, लोन नहीं लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कम होती है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं सिंपली डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के। तो आई होप आप सबको इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो मैंने काफ़ी ज़्यादा जल्दी फास्ट बनाया है। उसका रीज़न ये है क्योंकि 2 ही दिन बचे हैं आप सबके एग्जाम के और अभी कोर्स भी पूरा नहीं हुआ है। तो अगर आप सब इसको थोड़ा स्लो करके भी आप सब देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए, थैंक यू।